children. Today we'll study chapter power sharing. Now we'll see that how the different countries they share their power, or the government which is responsible for taking care of that country, how it works, कि पावर जो है वो किसके हाथ में रहती है देश को चलाने के लिए। तो यहाँ पर स्टार्टिंग हम करेंगे बेल्जियम और श्रीलंका के साथ। बेल्जियम जो कि एक छोटा सा कंट्री है यूरोप के अंदर, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा, यानी कि बेल्जियम की अगर हम एरिया की बात करें तो हरियाणा, हमारे देश के अंदर हरियाणा जो है उससे भी छोटा देश है, और इसके बॉर्डर्स जो हैं वो फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी और लग्जमबर्ग जैसे देशों के साथ टच होते हैं। इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग 1 करोड़ से थोड़ा सा ऊपर इसकी पॉपुलेशन है, अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, यानी कि हरियाणा की पॉपुलेशन से इसकी पॉपुलेशन आधी है। The ethnic composition of this small country is very complex. Of the country's total population, 59% lives in the Flemish region and speaks Dutch language. Another 40% people live in Wallonia region and speak French. Remaining 1% of the Belgian speak German. अब इस देश की जो कंपोजिशन की बात करें तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर लगभग इस देश के 59% लोग जो हैं वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और वो डच भाषा बोलते हैं, यानी कि देखिए बेल्जियम के लोग जो हैं वो डच भाषा बोलते हैं। दूसरा 40% लोग जो हैं इसी देश में रहने वाले वो वेलोनिया रीजन में रहते हैं और वो फ्रेंच भाषा को बोलते हैं, और जो 1% लोग बचते हैं वो बोलते हैं जर्मन भाषा। इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच वाइल 20% आर डच स्पीकिंग। अब जो बेल्जियम है उसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स, और ब्रुसेल्स के अंदर अगर हम बात करें तो 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग जो है वो डच बोलने वाले हैं, डच भाषा। द माइनॉरिटीज़ फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। दिस वॉज रिसेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट and education much later. This led to tension between the Dutch speaking and the French speaking communities during 1950s and 60s. The tension between the two communities was more acute in Brussels. The Brussels presented a special problem. The Dutch speaking people constituted a majority in the country but a minority in the capital. अब यहाँ पर देश के अंदर बेल्जियम की बात की जाए तो प्रॉब्लम कैसे आई, देखिए हमने यहाँ क्या देखा कि 60% लोग, लगभग 59% लोग डच भाषा बोलने वाले थे, यानी कि पूरे देश के अंदर जो मेजॉरिटी थी वो डच बोलने वालों की थी और माइनॉरिटी थी तो जर्मन वालों की और फ्रेंच वालों की। लेकिन बात करें अगर हम ब्रुसेल्स की, वहाँ पर एक समस्या आई। अब एक्चुअल में जो फ्रेंच लोग थे देवर वेरी रिच एंड पावरफुल। फ्रेंच लोग जिनकी पॉपुलेशन की बात करें तो सिर्फ 40% लोग थे फ्रेंच वाले, तो वो बहुत ज़्यादा रिच और पावरफुल थे। लेकिन समय के साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ और एजुकेशन बढ़ने लगी, जिससे फ़ायदा मिला डच लोगों को। अब डच लोग जो थे वो भी पढ़ लिख गए, इकोनॉमिकली वो भी डेवलप हो गए। अब इस देश के अंदर खासकर ब्रुसेल्स जैसी कैपिटल सिटी के अंदर इन दोनों लोगों के बीच में, जो कि फ्रेंच बोलने वाले थे वो और जो डच बोलने वाले थे वो, इनके बीच में टेंशन क्रिएट होने लगी। कैसे क्रिएट होने लगी? अब डच लोग जो थे वो एक्चुअल में तो मेजॉरिटी में थे पूरे देश के अंदर, क्योंकि 59% एरिया उनके द्वारा कवर्ड था। लेकिन अगर ब्रुसेल्स की बात करें यानी कि कैपिटल की, तो वहाँ पर फ्रेंच बोलने वालों लोगों की गिनती जो थी वो 80% थी, यानी कि पूरे देश के अंदर डच लोग ज़्यादा थे लेकिन कैपिटल के अंदर डच लोग कम थे। तो इससे इन दोनों के बीच में काफ़ी टेंशन क्रिएट हो गई। लेट अस कंपेयर दिस सिचुएशन in another country. Sri Lanka is an island nation just a few kilometers off the southern coast of Tamil Nadu. It has about 2 crore people, about the same as in Haryana. Like other nations in the South Asia region, Sri Lanka has a diverse population. The major social groups of Sinhala speakers and Tamil speakers, 18% among Tamils. देयर आर 2 सब ग्रुप्स। अब श्रीलंका जो कि हरियाणा की जितनी पॉपुलेशन है, लगभग 2 करोड़ लोग, उतने लोग वहाँ रहते हैं और हमारे बहुत ही क्लोज है श्रीलंका, हमारा नेबरिंग कंट्री है। श्रीलंका की पॉपुलेशन के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर सिंहला बोलने वाले भाषा, ये भाषा का नाम है सिंहला, ये लगभग 74% लोग हैं। तमिल बोलने वाले यहाँ पर 18% लोग हैं। अब अमंग तमिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप्स, तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री एंड are called Sri Lankan Tamils. The rest, whose forefathers came from India as plantation workers during colonial period, are called Indian Tamils.
As you can see from the map, Sri Lankan Tamils are concentrated in the north and east of the country. Most of the Sinhala people are Buddhist, while most of the Tamils are Hindus or Muslims. There are about 7% Christians who are both Tamil and Sinhala. अब इस देश की समस्या को समझने के लिए हमें यही भाषाओं को समझना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा भाषा वहाँ पर सिंहाला बोलने वाले लोग जो हैं उनकी गिनती 74% है। तमिल बोलने वाले 18% लोग हैं, जिसमें से जो तमिल बोलने वाले थे उनको भी आगे दो ग्रुप में बांटा गया। एक वो लोग थे जो कि श्रीलंका के थे और दूसरे वो लोग थे जो भारत से वहाँ गए थे। तो भारत से कब गए थे वो? जब श्रीलंका के ऊपर अंग्रेज़ों का रूल था तो उस समय भारत के कई जो वर्कर्स थे जिनको श्रीलंका ले जाया गया था वो वहीं जाके बस गए, और जो वहाँ के लोग हैं तमिल्स जो श्रीलंका के, उनको श्रीलंकन तमिल्स कहा जाता है, जिनकी गिनती 13% है। और जो इंडिया से वहाँ गए थे उनको इंडियन तमिल्स कहा जाता है, यानी कि जिनकी गिनती लगभग 5% आप समझ लीजिए। तो ज़्यादातर एरिया के ऊपर जो था वो हम बात करें अगर तमिल्स की, यहाँ देखिए ये तो पिक्चर मेरे ख्याल से बेल्जियम की दी गई है। हम नीचे अगर श्रीलंका का भी मैप देखने को यहाँ मिलेगा तो हमको, या ये रहा देखिए मैप, यहाँ पर ये जो मैप आप देख रहे हैं श्रीलंका का मैप है। इसके अंदर देखिए जो येलो पार्ट आप जो देख रहे हैं यहाँ पर सिंहलीज यानी कि सिंहाला लोग जो हैं जो कि वो भाषा बोलते हैं वो हैं। फिर श्रीलंकन तमिल जो है वो रेडिश पार्ट में दिखाई दे रहे हैं आपको। और इंडियन तमिल्स की बात करें तो ये रीजन जो आप देख रहे हैं दिस इज़ द इंडियन तमिल रीजन। और मुस्लिम लोगों की बात की जाए तो वो छिटपुट देखिए यहाँ पर छोटी छोटी जगहों पर इधर उधर, तो ये मुस्लिम तमिल्स हैं। तो इस तरीके से श्रीलंका है उसका गठन हुआ है। और इस देश के अंदर लगभग 7% लोग क्रिश्चियंस भी हैं जो कि तमिल और सिंहाला बोलने दोनों भाषाएं बोलते हैं। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस। इन बेल्जियम द डच कम्युनिटी कुड take advantage of its numeric majority and force its will on the French and German speaking population. This would push the conflict among communities further. This could lead to a very messy partition of the country. Both the sides would claim control over Brussels. In Sri Lanka, the Sinhala community enjoyed an even bigger majority and could impose its will on the entire country. Now let us look at what happened in both these countries. अब यहाँ पर जो दोनों सिचुएशंस हमारे सामने रखी गई हैं वो दोनों देशों के अंदर की, एक ही देश के अंदर तरह तरह के लोग रहते हैं। जैसे कि ब्रुसेल्स के अंदर हमने देखा कि 80-20 का रेशियो है जिसमें फ्रेंच लोग कम हैं और डच लोग ज़्यादा हैं। वैसे पूरे देश में देखें तो डच लोग ज़्यादा हैं और फ्रेंच कम हैं। तो ऐसे में तो जो बेल्जियम है वहाँ पर डच लोग जो हैं वो अपनी मर्ज़ी करके अपनी मर्ज़ी से बहुत सारी चीज़ें इनके ऊपर थोप सकते हैं। वैसे श्रीलंका के अंदर सिंहाला कम्युनिटी लगभग 78% है, तो वो अपनी मर्ज़ी से बहुत सारी चीज़ें दूसरी कम्युनिटीज़ के ऊपर थोप सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि इन दोनों देशों में हुआ गया। हमने समस्या तो पता लग गई कि क्या थी वहाँ पर, कौन सी पॉपुलेशन कहाँ ज़्यादा थी। अब समस्या क्या वो देखते हैं। मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। Sri Lanka emerged as an independent country in 1948. The leaders of the Sinhala community sought to secure dominance over government by virtue of their majority. As a result, the democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish Sinhala supremacy. अब श्रीलंका जब 1948 में आज़ाद हुआ, भारत के आज़ाद होने के बाद, तो वहाँ पर जब सरकार चुनी गई तो सरकार के अंदर सबसे ज़्यादा तो वैसे देखा जाए तो सिंहाला कम्युनिटी थी वहाँ पर। तो वहाँ जो सरकार चुनी गई उन्होंने भी सिंहाला कम्युनिटी को और ज़्यादा सुप्रीम बनाने के लिए काम करना शुरू किया। In 1956, an act was passed to recognize Sinhala as the only official language, thus disregarding Tamil. The governments followed preferential policies that favored Sinhala applicants for university positions and government jobs. A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism. अब श्रीलंका में जो लोग थे ज़्यादातर वहाँ पर सिंहाला भाषा बोलने वाले जो लोग थे वो ज़्यादातर बुद्धिस्ट थे, बाकी तमिल बोलने वाले हिंदूज भी थे और गिने चुने मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस भी थे। तो 1956 में एक वहाँ पे एक्ट पास किया गया जिसमें सिंहाला भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया। सिंहाला को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे उसको माना गया और तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज की जो उसकी उपाधि थी उसको हटा दिया गया। तो गवर्नमेंट ने ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जिससे सिंहाला जो भाषा थी उसको और ज़्यादा बढ़ोतरी मिली और तमिल भाषा जो थी वो धीरे धीरे गिरने लगी। जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ में पोजीशन कोई नौकरी के लिए या गवर्नमेंट जॉब्स के लिए उन एप्लीकेंट्स को फेवर किया जाता था जिनको सिंहाला भाषा आती थी। और इवन कॉन्स्टिट्यूशन में बुद्धिज़्म को बचाने के लिए भी
कॉन्स्टिट्यूशन में भी बुद्धिज़्म को ज़्यादा तवज्जो दी गई, क्योंकि वैसे देखा जाए कि ज़्यादातर लोग वहाँ पर जो है बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे, इसीलिए। All these government measures coming one after the other gradually increased the feeling of alienation among the Sri Lanka Tamils. They felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders was sensitive to their language and culture. They felt that the constitution and government policies denied them equal political rights, discriminated against them in getting jobs and other opportunities, and ignored their interests. As a result, the relations between the Sinhala and the Tamil communities strained over time. अब यहाँ पर जो जिस प्रकार से सरकार जो थी वो सिंहाला कम्युनिटी को या सिंहाला बोलने वाले लोगों को फेवर कर रही थी, उससे जो श्रीलंकन तमिल्स थे जो तमिल भाषा बोलने वाले थे, उन लोगों को बड़ा ही ज़्यादा दुख हुआ और उन लोगों ने ये चीज़ एक्सेप्ट की कि कोई भी पार्टी जो कि सिंहाला बोलने वाले लैंग्वेज बोलने वाली जो पार्टी थी या जो लीडर्स थे, वो कभी भी इनके कल्चर को या इनकी भाषा को बराबरी का दर्जा दिलवाने में सहमत नहीं हो सकते हैं। तो इस तरीके से वो लोग जो कि थे तो श्रीलंकन्स, तमिल श्रीलंकन्स कहलाते हैं, जो तमिल सिर्फ उनकी भाषा अलग थी, बाकी थे तो वो तमिल सी, वो लोग अपने आप को एक तरह से एलिनेशन की फीलिंग उनके अंदर आने लगी। उनको ऐसे लगने लगा कि वो लोग श्रीलंका के वासी है ही नहीं, ऐसा लगता है। वो तो एलिनेशन इसलिए कहा गया क्योंकि दूसरे ग्रह से, यानी कि इनको लगने लगा कि हम तो दूसरी जगह से आए हैं, दूसरे देश से आए हैं, तो इनको ऐसा फील होने लगा। तो इनको पॉलिटिकल राइट्स देने में सरकारें नाकाम थी, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होने लगा जॉब्स देने में और अदर अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर भी। तो इससे इन लोगों के बीच में रिलेशन आपस में बिगड़ने लगा, किसका, सिंहाला कम्युनिटी का और तमिल कम्युनिटी का। तो इनके बीच में जो रिलेशन था वो काफ़ी बिगड़ने लगा। The Sri Lankan Tamils launched parties and struggles for the recognition of Tamil as an official language for regional autonomy and equality of opportunity in securing education and jobs. But the demand for more autonomy to provinces populated by the Tamils was repeatedly denied. By 1980s, several political organizations were formed demanding an independent Tamil state in the northern and the eastern parts of Sri Lanka. The distrust between the two communities turned into widespread conflicts. It soon turned into a civil war. As a result, thousands of people of both the communities have been killed. Many families were forced to leave the country as refugees and many more lost their livelihoods. You've read chapter 1 of economics textbook class 10 about Sri Lanka's excellent record of economic development, education and health, but the civil war has caused a terrible setback to the social, cultural and economic life of the country. It ended in 2009. तो श्रीलंकन तमिल्स जो थे, जो कि तमिल, अब यहाँ पर मैं श्रीलंकन तमिल और सिंहाला बोलने की बजाय मैं तमिल्स और सिंहाला बोलूँ तो भी चलेगा। सो जो तमिल लोग जो थे, जो कि तमिल भाषा बोलने वाले, उन्होंने कई ऐसी पार्टियाँ बनाई ताकि उनको अधिकार उनके जो हैं वो मिल सके, यानी कि उनकी तमिल भाषा को स्पेशल लैंग्वेज यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिल सके और उनको बराबरी का दर्जा मिल सके और उनको भी नौकरियाँ और जो पढ़ाई लिखाई है उसमें सब में बराबरी का दर्जा मिल सके। लेकिन ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि जो मेन कम्युनिटी जो थी, मेजॉरिटी जिस पार्टी की थी, दैट इज़ सिंहाला बोलने वाली जो कम्युनिटी थी, उन लोगों ने हमेशा ही इनकी डिमांड को ठुकरा दिया। और 1980 में एक सेपरेट स्टेट की भी डिमांड की गई, यानी कि एक इंडिपेंडेंट तमिल इलम के नाम से एक स्टेट मांगी गई, जिसको भी नकार दिया गया। लेकिन इन सब घटनाओं के बाद जो दोनों कम्युनिटीज़ थी, तमिल और सिंहाला, इनके बीच में लड़ाई ज़्यादा बढ़ गई और इससे एक देश के अंदर गृह युद्ध जैसी समस्या खड़ी हो गई। सिविल वॉर, जिसको हम गृह युद्ध कहते हैं, जब किसी देश के अंदर ही आपस में ही नागरिक जो है लड़ने लगते हैं तो इसको सिविल वॉर कहा जाता है या फिर गृह युद्ध कहा जाता है। तो इस सिचुएशन के अंदर, इस युद्ध के अंदर हज़ारों की संख्या में लोग मारे गए। दोनों ही कम्युनिटीज़ के बहुत सारी फैमिलीज जो थी उन्होंने देश छोड़ दिया और दूसरे देशों में शरणार्थी बनकर रहने लगे। और श्रीलंका का जो एक अच्छा रिकॉर्ड था इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन और हेल्थ की फील्ड में, वो धीरे धीरे रिकॉर्ड इनका ख़राब होने लगा। ख़राब होकर ये धीरे धीरे इनका जो ग्राफ था वो नीचे जाने लगा। तो श्रीलंका की हालत तो ऐसी थी। अब एकोमोडेशन इन बेल्जियम, बेल्जियम को देख लेते हैं ज़रा। The Belgian leaders took a different path. They recognized the existence of regional differences and cultural diversities. Between 1970s and 1993, they amended their constitution 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country.
The arrangement they worked out is different from any other country and is very innovative. Here are some of the elements of the Belgian model. तो बेल्जियम के जो लीडर थे, अब देखिए ये जो सारी घटनाएं होती हैं इनमें लीडर्स जो है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि देश को वो कैसे एक कर सकते हैं या देश को कैसे तोड़ सकते हैं। तो जैसे श्रीलंका में हमने देखा कि नेताओं ने देश को तोड़ने का काम किया, जो कि रिजल्ट उनको मिला एक सिविल वॉर के तौर पे देश की जो शांति थी और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी वो सब भंग होती नीचे गिरती हुई नजर आई। लेकिन बेल्जियन लीडर्स जो थे उन्होंने इन समस्याओं को बड़े ध्यान से समझा और इसके ऊपर काम किया और एक ऐसा सिस्टम सेटअप किया, एक ऐसा अरेंजमेंट किया जिसमें सब लोगों को बराबरी का दर्जा मिले और सब लोग वहाँ पर मिलजुल कर एक साथ रह सकें। अब ये जो बेल्जियन मॉडल है इसके बारे में पूरे दुनिया के अंदर ये एक तरह से देखा जाए तो ये हम कह सकते हैं कि दूसरों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो क्या थे इसके कुछ पॉइंट्स वो देखेंगे हम। Constitution prescribes that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government. Some special laws require the support of majority of members from each linguistic group. Thus, no single community can make decision unilaterally. अब एक बहुत ही अच्छा कदम इन दोनों भाषा बोलने वाले लोगों के द्वारा उठाया गया। भले वहाँ पर 40-60 का रेशियो था, यानी कि लगभग 40% फ्रेंच थे और 59% डच थे, यानी कि डच ज़्यादा, लेकिन फिर भी एक ऐसा सेटअप किया गया, सरकार ऐसी बनाई गई कि दोनों जो थे उनके मंत्री इक्वल चुने जाएं। फ्रेंच बोलने वाले भी और डच बोलने वाले जो लोग थे उनके मंत्री इक्वल चुने जाएंगे, यानी कि अगर सपोज उस देश के अंदर 300 मंत्री चुने जाएंगे तो 150-150 दोनों कम्युनिटीज़ में से लिए जाएंगे। और कुछ ऐसे स्पेशल जो डिसीजन थे जिनको पास करने से पहले, जिन डिसीजंस को लेने से पहले दोनों ही कम्युनिटीज़ से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। अगर दोनों ही चाहेंगे वो तो ही पास होगा, वरना एक पार्टी जो है वो दूसरे को नीचे गिराने के लिए अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ को पास कर सकती है। किसी भी बिल को पास किया जा सकता है, कोई भी लॉ बनाया जा सकता है, लेकिन उन लॉज को पूरा करने के लिए दोनों पार्टीज़ की सहमति, यानी कि फ्रेंच और डच दोनों की सहमति ज़रूरी थी। तो इस तरीके से दोनों के बीच में आपस में ट्रस्ट बढ़ गया, क्योंकि एक पार्टी के ऊपर नहीं छोड़ा गया ये डिसीजन। तो बहुत अच्छा कदम था ये। मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ द 2 regions of the country. The state governments are not subordinate to the central government. तो बहुत सारी पावर्स जो थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट को भी दे दी गई, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स जो थी वो बहुत जगहों पर सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे नहीं थी, यानी कि दे इंडिपेंडेंटली कैन डू सम वर्क, यानी कि हर जगह पे उनको टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं थी। यानी कि जैसे हमारे देश में क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट काम करती है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मदद उनको मिलती है फिर वो उस चीज़ में रॉक लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में स्टेट गवर्नमेंट जो थी उनको उससे छूट दी गई और वो इंडिपेंडेंटली अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए प्रतिबद्ध हो गए। तीसरा जो यहाँ पर मुद्दा दिया गया है, ब्रुसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। देखिए ब्रुसेल्स के अंदर जो सिचुएशन थी वो अलग थी, 80% फ्रेंच थे और 20% डच थे, लेकिन यहाँ पर भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन शो किया गया, यानी कि दोनों के नेता जो थे वो इक्वल चुने गए। The French speaking people accepted equal representation in Brussels because the Dutch speaking community has accepted equal representation in the central government। अब इस चीज़ को समझने के लिए मैं यहाँ पर एक पेन पेपर का यूज़ करूँगा, तो यहाँ पर आप थोड़ा और डिटेल से समझ सकते हैं कि हम देखते हैं, पहला देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ये पूरा है हमारा बेल्जियम। बेल्जियम के अंदर अगर हम देखने जाएँ तो पूरे बेल्जियम के अंदर हमने देखा था कि 40% थे फ्रेंच और 59% थे डच। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बने तो सेंट्रल गवर्नमेंट में तो साफ साफ देखा जाए तो डच लोगों का प्रभाव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, 50-50 रिप्रेजेंटेशन शो किया गया। वहीं जब बात करें ब्रुसेल्स की, दिस इज़ ब्रुसेल्स, वहाँ पर क्या सिचुएशन थी, वहाँ पर सिचुएशन थी 80-20, यानी कि 80% फ्रेंच थे और 20% डच थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर D20 है और 80 जो है वो F है, यानी कि फ्रेंच ज़्यादा थे। तो उन्होंने क्या किया था, जो यहाँ पर फ्रेंच कम थे और डच ज़्यादा थे, तो यहाँ पर दोनों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन था, तो इसमें डच लोगों ने सपोर्ट किया। वैसे यहाँ पर डच लोग कम थे, फ्रेंच लोग ज़्यादा थे, तो यहाँ पर फ्रेंच लोगों ने सपोर्ट किया। फ्रेंच ने क्यों सपोर्ट किया, क्योंकि डच लोगों ने इनको सपोर्ट किया था, और यहाँ पर डच ने क्यों सपोर्ट किया, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंच ने इनको सपोर्ट किया। तो मिलजुल के काम ऐसे हो गया। तो ये बहुत ही एक अच्छा सिस्टम दोनों के द्वारा सेटअप किया गया था। Apart from the central and the state government, there is a third kind of government. This is community government, is elected by the people belonging to one language community, Dutch, French and German speaking. No matter where they live, this government has the power regarding cultural, educational and language related issues.
अब यहाँ पर एक और गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट तो होती हैं, दो गवर्नमेंट ही, तो आपने हमारे देश के अंदर भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट तो है ही, लेकिन यहाँ पर एक और तीसरी गवर्नमेंट बनाएगी जिसको कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा जाता है, जो कि इन 3 भाषाओं को मद्देनज़र रख के बनाएगी, यानी कि डच, फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग। अब ये तीनों जो थे वो भले जर्मन लोग कम थे, वहाँ पर 1% ही थे, लेकिन फिर भी जो ये बनाई गई ये जो गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट, इसका काम था कि अपनी लैंग्वेज से जुड़ा कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज को सुलझाना, यानी कि उससे हमेशा उस चीज़ को वो सपोर्ट करते थे। यानी कि ऐसा नहीं था कि भाई एक कम्युनिटी उठी तो दूसरी को उसने दबा दिया, फिर दूसरी उठी तो तीसरी को उसने दबा दिया, ऐसा नहीं था, सबको बराबरी का दर्जा दिया गया। यू माइट फाइंड द बेल्जियन मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट इंडीड इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इवन फॉर पीपल लिविंग इन बेल्जियम, बट दीज अरेंजमेंट्स हैव वर्कड वेल सो फार। अभी जो सिस्टम हमने देखा ऑब्वियसली काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इस सिस्टम को हम समझ भले ना पाए बहुत अच्छे से, लेकिन ये सिस्टम जो है बहुत अच्छे से काम कर रहा है। दे हेल्प टू अवॉइड सिविक स्ट्राइफ बिटवीन द 2 मेजर कम्युनिटीज़ एंड अ पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइन्स। तो ये जो सिस्टम हमने अब तक पढ़ा, इसके आधार पे दोनों, ये जो पूरा देश है इसके अंदर लिंग्विस्टिक यानी कि भाषा के आधार पे देश को बंटने से रोका गया, और 2 कम्युनिटीज़ या 2 से ज़्यादा कम्युनिटीज़ एक दूसरे के खून की प्यासी हों, इस चीज़ को भी रोका गया। जैसा कि हमने श्रीलंका में देखा था कि कितना ज़्यादा नुकसान पूरे देश को झेलना पड़ा, लेकिन यहाँ पर ऐसी चीज़ नहीं हुई। When many countries of Europe came together to form the European Union, Brussels was chosen as its headquarters. जब यूरोप के बहुत सारे देश जो थे, जब उन्होंने मिलकर यूरोपियन यूनियन बनाया, यूरोपियन यूनियन मतलब यूरोप के देशों का कुछ यूनियन बनाया, तो उस समय उन्होंने ब्रुसेल्स के मॉडल से प्रभावित होकर ब्रुसेल्स को उसका हेडक्वार्टर बनाया। तो ये थी बहुत ही बड़ी घटना, जो कि ब्रुसेल्स के लिए हम कह सकते हैं कि बहुत ही गर्व की बात थी। What do we learn from these 2 stories of Belgium and Sri Lanka? Both are democracies, yet they dealt with the question of power sharing differently. अब दोनों ही डेमोक्रेसीज हैं, श्रीलंका इज़ ऑल्सो डेमोक्रेसी एंड बेल्जियम इज़ ऑल्सो डेमोक्रेसी, बट स्टिल दे बोथ डेल्ट विद, इन दोनों ने जो पावर शेयरिंग जो थी उसको बड़े अलग अलग तरीके से डील किया। और हम देख सकते हैं कि ब्रुसेल्स यानी कि जो बेल्जियम है, वहाँ पर कोई भी मार काट, लड़ाई झगड़ा नहीं है लोगों के बीच में, जबकि श्रीलंका जैसे देश के अंदर जो कि इकोनॉमिकली काफ़ी डेवलप्ड था, बिकॉज ऑफ आपसी लड़ाई ये लोग, इन लोगों का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे गिरने लगा। In Belgium, the leaders have realized that the unity of the country is possible only by respecting the feelings and interests of different communities and regions. बेल्जियम के लीडर्स ने ये रियलाइज़ किया कि जब हम देश के अंदर रहने वाले लोगों को, एक दूसरे की भाषा, एक दूसरे की कम्युनिटी, एक दूसरे के रीजन की हम रिस्पेक्ट करेंगे, तभी देश की यूनिटी पॉसिबल है। Such a realization resulted in mutually acceptable arrangement for sharing power. तो इसी रियलाइजेशन के द्वारा एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जिसमें पावर शेयर की गई, और दोनों कम्युनिटीज़ ने, मैं तो कहूँगा तीनों कम्युनिटीज़ ने इंक्लूडिंग जर्मन, इन तीनों ने मिलकर इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। Sri shows us a contrasting example. It shows us that if a majority community wants to force its dominance over others and refuses to share power, it can undermine the unity of the country. जबकि श्रीलंका के केस में हमको बिल्कुल अलग चीज़ देखने को मिलती है बेल्जियम से। तो श्रीलंका के लोगों ने हमारे सामने क्या पेश किया कि जब मेजॉरिटी जो है वो माइनॉरिटी के ऊपर डोमिनेंस शो करेगी, तो देश की यूनिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। अब आगे पूछा गया है वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। पावर शेयरिंग जो है वो डिज़ायरेबल क्यों होना चाहिए? Thus, 2 different sets of reasons can be given in favor of power sharing. Firstly, power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between social groups. सबसे पहली बात यहाँ पर पावर शेयरिंग के लिए बताई गई है कि पावर शेयरिंग से 2 सोशल ग्रुप्स जो हैं उनके बीच में लड़ाई झगड़े को रोका जा सकता है। जैसे कि श्रीलंका में हमने देखा था कैसे लड़ाई हो रही थी। Since social conflicts often leads to violence and political instability, power sharing is a good way to ensure the stability of political order. तो अगर आपस में 2 कम्युनिटीज़ लड़ेंगी तो इससे वायलेंस यानी कि अहिंसा, इससे मतलब चारों तरफ हिंसा फैल जाएगी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आएगी, लेकिन पावर शेयरिंग के द्वारा आप इसको रोक सकते हैं। Imposing the will of majority community over others may look like an attractive option in the short run, but in the long run it undermines the unity of the nation. अब एक कम्युनिटी जो मेजॉरिटी में है वो दूसरी कम्युनिटी जो कि माइनॉरिटी में है उसके ऊपर अपना दबदबा तो बना सकती है, लेकिन थोड़े समय के लिए यानी कि लंबे समय तक इससे देश की यूनिटी को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। Tyranny of the majority is not just oppressive for the minority, it often brings ruin to the majority as well. अब जो
मेजॉरिटी है, यानी कि जिनकी गिनती ज़्यादा होती है, वो लोग जब दूसरों के ऊपर टायरनी यानी कि उनका आतंक जो है वो दूसरी कम्युनिटी को वो लोग दबा जरूर देंगे, लेकिन एट द एंड मेजॉरिटी कम्युनिटी को भी नुकसान झेलना पड़ेगा। देयर इज़ अ सेकंड डीपर रीज़न वाई पावर शेयरिंग इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसीज। तो यहाँ पर हम रीज़न पढ़ रहे हैं कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। तो पावर शेयरिंग जो है वो डेमोक्रेसीज के लिए बहुत ज़रूरी है। पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग को हम डेमोक्रेसी की स्पिरिट भी बोल सकते हैं। अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट्स। अब डेमोक्रेटिक रूल के अंदर पावर शेयरिंग जो है उसने जो लोग पावर में होते हैं उनको प्रभाव डालती है, और जो उस पावर के कारण नुकसान जिन लोगों को पहुंचता है, जिनके ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है, उन सब लोगों के ऊपर जो ये है वो उसका असर पड़ता है पावर शेयरिंग का। पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। तो लोगों के पास ये अधिकार होता है कि उनसे पूछा जाए लोगों से कि भाई आप किस तरह की सरकार चाहते हो। A legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in the system. सो एक प्रॉपर गवर्नमेंट हम उसको बोल सकते हैं जिसके अंदर जो आम नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, वो अपना हिस्सा डाल सकते हैं। यानी कि जैसे हम भारत के अंदर भी हम लोग वोट डालते हैं, तो वोट डालकर हम सरकार बनाने में अपना पूरा योगदान देते हैं। Let us call the first set of reasons prudential and the second moral. While prudential reasons stress that power sharing will bring out better outcomes, moral reasons emphasize the very act of power sharing as valuable. अब यहाँ पर दो तरीके से इसको बताया गया है, एक है प्रूडेंशियल और दूसरा है मोरल तरीके से। यहाँ पर प्रूडेंशियल रीज़न के तौर पे देखा जाए, यानी कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन की अलग अलग देशों के अंदर सिचुएशन अलग होती है ना भाई, हम हर जगह पर एक ही चीज़ तो नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, भले वो चीज़ अच्छी है लेकिन डिपेंड करता है उस देश की पोजीशन के ऊपर। तो प्रूडेंशियल यानी कि उस स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। तो प्रूडेंशियल की बात करें तो पावर शेयरिंग जो है वो हमेशा बेटर आउटकम्स लेके आती है, जबकि मोरल रीज़न की बात करें तो पावर शेयरिंग जो है मोरली देखा जाए तो वो बहुत ही वैल्यूबल है। जब हम पावर शेयर करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, ये वैल्यूबल है। Annette studies in a Dutch medium school in northern region of Belgium. Many French-speaking students in a school want the medium of instruction to be French. Selvi studies in a school in the northern region of Sri Lanka. All the students in her school are Tamil-speaking and they want the medium of instruction to be Tamil. If the parents of Annette and Selvi were to approach respective governments to realize the desire of the child, who is more likely to succeed and why? As usual, Vikram was driving the motorbike under a vow of silence and Vital was the pillion rider. As usual, Vital started telling Vikram a story to keep him awake while driving. This time the story went as follows. अब यहाँ पर विक्रम और बेताल की एक कहानी बताई गई है, जैसे कि एक पुरानी, जब हम छोटे थे उस समय एक नाटक आया करता है, एक सीरियल आता था जिसका नाम था विक्रम बेताल, जिसमें विक्रम जो होता था एक राजा था विक्रमादित्य, और उसके पीठ पे एक भूत आ जाता था जिसको बेताल बोलते थे, और वो हर रोज़ विक्रम उसको पकड़ने जाता था हर रोज़, लेकिन बेताल जो था वो उसको कहानी में इंटरेस्ट उसका इतना ज़्यादा डाल देता था उसको कहानी सुनाकर कि बेताल जो है अंत में वहाँ से छूट भागता था और विक्रम उसको पकड़ नहीं पाता था। तो यहाँ पर विक्रम जो है वो ड्राइव कर रहा है, बाइक बताया गया है, और पीछे उसके बैठा हुआ है बेताल जो कि उसके को पैसेंजर है, उसके साथ बैठा हुआ। अब विक्रम जो है उसको एक स्टोरी बताई जाती है, और स्टोरी क्या है वो देखते हैं। इन द सिटी ऑफ बेरूत देयर लिव्ड अ मैन कॉल्ड खलील। बेरूत नामक देश जो सिटी था वहाँ पर एक लड़का, एक व्यक्ति रहता था खलील। हिज पेरेंट्स केम फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज। हिज फादर वॉज एन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन एंड मदर वॉज सुन्नी मुस्लिम। खलील की जो माँ थी वो मुस्लिम थी और उसके पिता जो थे क्रिश्चियन थे। This is not so uncommon in this modern cosmopolitan city. People from various communities that lived in Lebanon came to live in its capital Beirut. They lived together, intermingled, yet fought a bitter civil war among themselves. One of Khalil's uncles was killed in that war. तो ये जो सिचुएशन बताई गई लेबनान की जो सिटी है बेरूत वहाँ की है, और लेबनान के अंदर जो तरह तरह के लोग आकर बसे हुए थे जो कि डिफरेंट भाषाएं बोलने वाले थे। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि वो खलील जो थे उसके पेरेंट्स भी अलग अलग कम्युनिटीज़ से थे, अलग अलग रिलीजन से थे। तो यहाँ पर
सिविल वॉर चल रही थी लेबनान के अंदर, और सिविल वॉर के अंदर खलील के एक अंकल थे, वो मारे गए थे। At the end of the civil war, Lebanon's leaders came together and agreed to some basic rules for power sharing among different communities. As per these rules, the country's president must belong to the Maronite sect of Catholic Christians. अब जब सिविल वॉर ख़त्म हुई तो लीडर्स जो थे वो साथ में आए और उन्होंने मिलकर एक एग्रीमेंट बनाया और उन्होंने पावर शेयरिंग के ऊपर मोहर लगाई। और पावर शेयरिंग में ये डिसाइड किया गया कि कंट्री का जो प्रेसिडेंट होगा वो मैरोनाइट सेक्ट ऑफ कैथोलिक क्रिश्चियंस, यानी कि प्रेसिडेंट इस कम्युनिटी का होगा। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी फ्रॉम द सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी, और जो पीएम होगा वो इस कम्युनिटी से होगा। द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी पीएम इज़ फिक्स्ड फॉर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस एक्ट, और ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस के लिए डेप्यूटी पीएम का पोस्ट खाली रखा गया। एंड दैट ऑफ द स्पीकर इज़ शिया मुस्लिम्स, शिया मुस्लिम जो थे उनके स्पीकर्स को चुना गया स्पीकर। Under this pact, the Christians agreed not to seek French protection and the Muslims agreed not to seek unification with the neighboring state of Syria. When the Christians and Muslims came to this agreement, they were nearly equal in population. Both sides have continued to respect this agreement, though now the Muslims are in clear majority. अब ऐसा होने के बाद क्रिश्चियंस जो थे वो पहले फ्रेंच लोगों की प्रोटेक्शन मांग रहे थे, यानी कि वो फ्रेंच लोगों का साथ दे रहे थे, अब उन्होंने ये करना बंद कर दिया। मुस्लिम्स जो थे वो लोग मांग रहे थे प्रोटेक्शन सीरिया से, बाजू वाला कंट्री जो उनका नेबरिंग कंट्री, तो उन्होंने भी इस चीज़ को छोड़ दिया। और क्रिश्चियंस और मुस्लिम जो थे जब उस एग्रीमेंट के सामने आमने सामने आए तो उन्होंने देखा कि उनकी पॉपुलेशन तो ऑलमोस्ट इक्वल जैसी है, यानी कि भले वो मुस्लिम है या क्रिश्चियन, उनकी पॉपुलेशन इक्वल दिखी। इस कारण से इन्होंने एक दूसरे के रिलीजन को रिस्पेक्ट देना शुरू किया और इस एग्रीमेंट को पूरे तरीके से मान लिया। Khalil does not like this system one bit. He is a popular man with political ambition, but under the present system, the top position is out of his reach. अब यहाँ पर हमने देखा कि लेबनान जो कंट्री है वहाँ पर कितना ज़्यादा खून खराबा था, और इसके बीच जब समझौता किया गया तो बहुत अच्छे से सब लोग शांतिपूर्ण तरीके से रहने लगे। देखिए हर एक कम्युनिटी को एक पोजीशन दे दी गई कि जो शिया कम्युनिटी है मुस्लिमों की, उसके स्पीकर होंगे, क्रिश्चियन कम्युनिटी के डेप्यूटी पीएम होंगे, और पीएम जो होंगे वो सुन्नी कम्युनिटी के होंगे, और प्रेसिडेंट होंगे कैथोलिक क्रिश्चियन। लेकिन खलील जो कि अभी बात करें तो एक पॉलिटिकल लीडर है, उसको ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। उसको अच्छी क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि खलील जो है, क्योंकि अब जो देश की सबसे ऊंची पोजीशन है, यानी कि प्रेसिडेंट की पोजीशन है, वो मुस्लिम व्यक्ति के हाथ में नहीं है, वो कैथोलिक क्रिश्चियन के हाथ में है, इसलिए उसकी नज़र उस पर है, इसलिए उसको ये सिस्टम अच्छा नहीं लग रहा है। He does not practice either his father's or his mother's religion and does not wish to be known by either. He cannot understand why Lebanon can't be like any other normal democracy. Just hold an election, allow everyone to contest, and whoever wins maximum votes becomes the president, no matter which community he comes from. अब खलील जो है ना ही वो अपनी माँ का रिलीजन अपनाना चाहता है, ना ही अपने पिता का, और वो चाहता है कि लेबनान भी दूसरे देशों की तरह एक नॉर्मल डेमोक्रेसी बनकर खड़ा हो, जहाँ पर वोट किए जाते हैं, जिस आदमी को वोट ज़्यादा मिल जाते हैं वो सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे बैठ जाता है। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पोजीशंस को पर्टिकुलर लोगों के हाथ में सीमित कर दिया गया। Why can't we do that? Like in other democracies of the world, he asks. His elders who have seen the bloodshed of the civil war tell him that the present system is the best guarantee for peace. अब जब वो अपने बड़ों से बात करता है तो बड़े लोग बताते हैं कि जो प्रेजेंट टाइम है, यानी कि सिस्टम जो भी सेटअप किया गया, ये बेस्ट सिस्टम है और ये हमें शांति की गारंटी देता है। द स्टोरी वॉज नॉट फिनिश्ड बट दे हैड रीच द टीवी टावर वेयर दे स्टॉप्ड एवरी डे। Vital wrapped up quickly and posed his customary question to Vikram. If you had the power to rewrite the rules in Lebanon, what would you do? Would you adopt the regular rules followed everywhere, as Khalid suggests, or stick to the old rules or do something else? Vital did not forget to remind Vikram of their basic pact. If you have an answer in mind and yet do not speak up, your mobile will freeze and so will you. अब एक टीवी टावर के पास वो लोग रुकते हैं जाके, और विक्रम जो है वो गाड़ी चला रहा है, तो वेताल उससे पूछता है कि अगर लेबनान के अंदर जो सिस्टम चल रहा था, अगर उसमें से कोई चीज़ तुमको चेंज करने को बोली जाए, क्या तुम कुछ बदलना चाहोगे या सब कुछ वैसे का वैसे रहने देना चाहोगे? तुम्हारे माइंड में कुछ चल रहा है तो मुझे बताओ। तो विक्रम जो है वो आंसर देता है।
फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब पावर शेयरिंग की फॉर्म, यानी कि ये जो सिस्टम ऊपर बनाया गया, वैसे तो ये देखा जाए तो वहाँ के जो बुज़ुर्गों ने जो खून खराबा देखा था उसके आधार पे तो ये सब कुछ अच्छा था, लेकिन खलील के हिसाब से देखा जाए तो ये सिस्टम ठीक नहीं था। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है अलग अलग पावर शेयरिंग के ऊपर। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग के प्रकार देखेंगे। द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज़ emerged in opposition to the notion of individual political power. For a long time, it was believed that all power of government must reside in one person or group of persons located at one place. It was felt that if the power to decide is dispersed, it would not be possible to take quick decisions and to enforce them. But these notions have changed with the emergence of democracy. One basic principle of democracy is that people are the source of all political power. In a democracy, people rule themselves through instructions of self-government. In a good democratic government, due respect is given to diverse groups and views that exist in a society. Everyone has a voice in the shaping of public policies. Therefore, it follows that in a democracy, political power should be distributed among as many citizens as possible. तो यहाँ पर जो पावर शेयरिंग के बारे में बताया गया है, यही बताया गया है कि अगर पावर जो है, वैसे देखा जाए तो पावर तो एक व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर ग्रुप के हाथ में होनी चाहिए, लेकिन अगर ऐसा होता है तो उससे एक्चुअल में डिसीजन मेकिंग में आसानी रहती है। क्योंकि आप जानते हो कि घर के अंदर जब हम बात करते हैं, एक नॉर्मली घर के अंदर 4 सदस्य हैं, तो चारों में से अगर हम बात करें कि पिकनिक चलते हैं, चलो तो पिकनिक कहाँ जाना है, तो मम्मी का अलग डिसीजन होगा, पापा का अलग होगा, आपका अलग होगा, आपके ब्रदर का अलग होगा, सिस्टर का अलग होगा, एक्सेट्रा। तो वहाँ पर एक घर के अंदर सहमति नहीं बन पाती है। तो यहाँ पर देश चलाने के लिए हम अगर पावर को ऐसे डिवाइड कर देंगे, सब लोगों के बीच में शेयर कर देंगे, तो डिसीजन लेना तो इम्पॉसिबल जैसा हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये जो सिस्टम हमने अब तक देखा, ये ज़्यादा लागू किया जा रहा है। अब इसमें भी कहा जाता है कि डेमोक्रेसी ने आकर इसको और ज़्यादा बदल दिया है। यानी कि जो डेमोक्रेसी हम लोग जहाँ पर रह रहे हैं आज, ज़्यादातर देशों के अंदर डेमोक्रेसी फॉलो होती है, तो इससे पावर जो है एक व्यक्ति के हाथ में नहीं रहती है, लेकिन वो इनडायरेक्टली उनके हाथ में है। लेकिन जो पावर है आम पब्लिक जो है वही आगे ट्रांसफ़र करती है। हर एक सिटीज़न इसमें सहभागी रहता है और लोकल लेवल पर, यानी कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसको हम बोलते हैं, जैसे तालुका पंचायत, ग्राम पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, तो वहाँ से हर एक नागरिक जो है वो अपना 100% देकर अपने हिसाब से देश को चला सकता है, वहाँ से वो अपनी सोच लागू कर सकता है। इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन टेक मैनी फॉर्म्स। तो अगर मॉडर्न टाइम्स की बात करें आज की डेमोक्रेसीज में, तो पावर शेयरिंग है वो कई तरीके से की जाती है, और इसके बारे में और कुछ पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। वो है पावर इज़ शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो पहला तरीका इसमें ये बताया गया कि पावर जो है वो अलग अलग गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए पावर, सच एज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। Let us call this horizontal distribution of powers because it allows different organs of government placed at the same level to exercise different powers. अब यहाँ पर जो पावर है, जैसे हमारे देश के अंदर भी पावर जो है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, जो कि सरकार के 3 पार्ट हैं। लेजिस्लेचर जो है कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव उसको लागू करता है, और जुडिशरी कानून बनवाने के लिए, पूरा लॉ एंड रेगुलेशन को फॉलो करवाने के लिए लोगों को पनिश करती है जो उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो ये सिस्टम तीनों के द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई है और अलग अलग लेवल्स पे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। सच ए सेपरेशन एंश्योर्स दैट नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। तो इससे क्या होता है, इससे एक चीज़ का ध्यान ये रखा जाता है कि इस केस के अंदर पावर जो है, देखिए इसके पास लिमिटेड है, इसके पास लिमिटेड है, इसके पास लिमिटेड है, यानी कि एक यहाँ पर सुप्रीम पावर नहीं है, तीनों के पास पावर इक्वल दी गई है। तो इससे अनलिमिटेड पावर का उपयोग नहीं किया जा सकता है। ईच ऑर्गन चेक्स द अदर्स। तो हर एक ऑर्गन जो है, इसकी पावर से अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो ये उसको चेक करेगा, ये कुछ गड़बड़ कर रहा है तो ये उसको चेक करेगा, ये कुछ गड़बड़ कर रहा है तो ये उसको चेक करेगा। तो इस तरीके से पावर शेयरिंग के द्वारा एक दूसरे के ऊपर नज़र भी रखी जा सकती है। Last year we studied that in democracy, even though ministers and government officials exercise power, they are responsible to the parliament and state assemblies. Similarly, although judges are appointed by the executive, they can check the functioning of executives or laws made by the legislature. This arrangement is called a system of checks and balances. अब हमने ये भी देखा है कि डेमोक्रेसीज के अंदर जो मेन पावर जो है वो नेता लोगों के पास है, वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनसे भी पार्लियामेंट के अंदर जवाब मांगा जा सकता है। यानी कि जो नेता कुछ भी करते हैं
इनसे पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज के अंदर जवाब मांगा जाता है। और इसके साथ साथ इवन जजेस को सिलेक्ट किया किसके द्वारा किया जाता है, एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा। लेकिन जो जजेस हैं वो लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए लॉज को भी चेक कर सकते हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम है इसको चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम कहा जाता है कि चेक भी किया जाता है और बैलेंस भी किया जाता है। अगर कुछ खामी पाई जाए उसको ठीक भी किया जा सकता है। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। पावर जो है वो अलग अलग लेवल पे शेयर की जाती है। जनरल फॉर्म गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल। अब जनरल गवर्नमेंट की बात करें पूरे देश के लिए होती है गवर्नमेंट, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। और दूसरा प्रोविंशियल रीजनल लेवल पर जो सरकार हमारी जो होती है स्टेट लेवल पे वो। सच ए जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री इज़ यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। तो इस प्रकार की गवर्नमेंट जो कि पूरे देश के लिए एक होती है उसको बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट। इन इंडिया वी रेफर टू इट एज सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। तो भारत में हम इसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं और यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं। एक्चुअल में ये फेडरल गवर्नमेंट ही है। द गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशियल और द रीजनल लेवल आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज। और जो रीजनल लेवल यानी कि स्टेट लेवल पर जो सरकारें होती हैं वो अलग अलग नामों से उनको पुकारा जाता है। भारत के अंदर वी कॉल देम स्टेट गवर्नमेंट। तो भारत के अंदर इसको हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, क्योंकि भारत के अंदर वैसे अगर देखने जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमारे यहाँ पर उसको फेडरल गवर्नमेंट कह सकते हैं और हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट ही हम कहते हैं। This system is not followed in all countries. There are many countries where there are no provincial or state governments, but in those countries like ours, where there are different levels of government, the constitution clearly lays down the powers of different levels of government. This is what they did in Belgium, but was refused in Sri Lanka. अब यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमेशा ये चीज़ों को क्लियर करती है। तो जैसे हमारे देश के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है, लेकिन हर देश के अंदर ये सिस्टम फॉलो नहीं होता है। जैसे कि बेल्जियम की बात करें, बेल्जियम में ये चीज़ फॉलो की गई, यानी कि पावर जो है वो अलग अलग लोगों को दी गई, लेकिन श्रीलंका के अंदर ऐसा नहीं किया गया। दिस इज़ कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। तो जिस प्रकार से बेल्जियम में किया गया इसको हम क्या कह सकते हैं, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। The same principle can be extended to levels of government lower than the state government, such as the municipality and panchayat. That is called division of power involving higher and lower levels of government. Vertical division of powers, we shall study these at some length in the next chapter. तो डिवीजन ऑफ पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के नीचे, जहाँ पर जैसे म्यूनसिपैलिटी हो गई, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हो गई, ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, वहाँ पर भी इसी तरीके से पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, जिसके बारे में हम कमिंग चैप्टर्स में पढ़ सकते हैं। तीसरा यहाँ सिस्टम बताया गया है, पावर में ऑल्सो भी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अलग अलग सोशल ग्रुप्स के अंदर भी पावर को शेयर किया जा सकता है, सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस अरेंजमेंट। तो बेल्जियम की जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है ये इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि अलग अलग सोशल ग्रुप के हिसाब से बांटा गया है। इन सम कंट्रीज देर आर कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल अरेंजमेंट्स वेयर बाय सोशल वीकर सेक्शंस एंड वुमेन आर रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो कुछ देशों के अंदर तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा जाता है कि किस प्रकार से जो महिलाएं हैं और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिनकी गिनती कम है, माइनॉरिटी वाले लोग हैं, वो लेजिस्लेचर के अंदर या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। Last year we studied the system of reserved constituencies in assemblies and the parliament of our country. This type of arrangement is meant to give space in the government and administration to diverse social groups who otherwise would feel alienated from the government. This method is used to give minority communities a fair share in power. तो एक सिस्टम ये भी रहता है जिसमें कि हर कम्युनिटी जो है वो अपना योगदान दे सकती है, जैसे कि कुछ सीट्स रिजर्व की जाती हैं बैकवर्ड सेक्शंस के लिए या फिर लोअर सेक्शंस के लिए, या फिर हम कह सकते हैं माइनॉरिटी सेक्शन के लिए कुछ सीट्स रिजर्व की जाती हैं और वहाँ पर सिर्फ वही लोग खड़े रह सकते हैं, वही लोग वहाँ से लड़कर जीत सकते हैं। और इस तरीके से वो अपने आप को मतलब देश का एक पार्ट, एक पूरा उनको बराबर का दर्जा मिलता है। इससे वो लोग देश की तरक्की में योगदान पूरे तरीके से दे सकते हैं, वरना वो महसूस करेंगे कि वो तो जैसे इस देश का कोई हिस्सा है ही नहीं। चौथा यहाँ पर सिस्टम दिया गया है, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट जो हैं वो इस तरीके से भी देखा जा सकता है, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गई या फिर प्रेशर ग्रुप्स हो गई और मूवमेंट्स जो कि पावर को कंट्रोल करते हैं। इन अ डेमोक्रेसी द सिटीजन्स मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर्स फॉर पावर। डेमोक्रेसी में हमारे पास आज़ादी होती है कि हम कंटेंडर्स यानी कि लीडर्स अपनी मर्जी से चुन सकें। इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग डिफरेंट पार्टीज। सच कंपटीशन एंश्योर्स दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड इन लॉन्ग रन।
power is shared among different political parties that represent different ideologies and social groups. Sometimes this kind of sharing can be direct when two or more parties form an alliance to contest election. If their alliance is elected, they form a coalition government and thus share power. अब कभी कभी क्या होता है कि कोalition गवर्नमेंट बनती है, कभी कभी जैसे इससे पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत सारी आती हैं, जैसे कि भारत में बात करें हम, बीजेपी आ गई है, कांग्रेस आ गई है, आम आदमी पार्टी आ गई है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है। तो ये जो पार्टीज़ हैं इनमें से एक पार्टी जीतती है और बनती है। लेकिन कई बार क्या होता है, छोटी पार्टी जब मिलकर एक ग्रुप बना लेती हैं और यहाँ पर अगर ये तीनों पार्टी मिलकर जीत जाती हैं तो ये सरकार बनाएंगी और ये लोग पावर तीनों शेयर कर लेंगे। तो ऐसा सिस्टम भी आता है। In a democracy, we find interest groups such as those of traders, businessmen, industrialists, farmers, and industrial workers. They also will have a share in governmental power, either through participation in governmental committees or bringing influence on the decision-making process. In Unit 3, we shall study the working of political parties, pressure groups, and social movements. तो यहाँ पर ऐसे ग्रुप्स भी होते हैं जैसे कि ट्रेडर्स हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, फार्मर्स हो गए, ये लोग होते हैं। इनका भी पावर, इनका भी जो सरकार है उसके अंदर शेयर रहता है, यानी कि इनके हाथ में भी पावर रहती है बिकॉज ऑफ देयर पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंटल कमिटी, यानी कि गवर्नमेंट की कमिटीज़ के अंदर होते हैं या फिर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर ये लोग शामिल किए जाते हैं। तो ये जो 3-4 सिस्टम हमने देखे, इसके द्वारा पावर को शेयर किया जाता है अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग सिस्टम्स के द्वारा।